जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, आज हम लोग लेके आ गए हैं बिहार डीएलएड के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को। चलिए साथियों, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि आज का जो सेशन है काफ़ी मज़ेदार होने वाला है साथियों। चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। थोड़ा रुकिएगा। देखिए, ये रहा आपके सामने में पहला प्रश्न आज के सेशन का। आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा साथियों। क्या है कि जब कोई वस्तु पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके दृश्यमान प्रकाश उत्सर्जित करती है तो ये किस क्रिया का उदाहरण है। बताइए, क्या ये आपका परावर्तन क्रिया का उदाहरण है साथियों, या फिर अपवर्तन क्रिया का उदाहरण है, या फिर आपका फॉस्फोरेसेंस क्रिया का उदाहरण है, या फिर फ्लोरेसेंस क्रिया का उदाहरण है। साथियों, इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। बोला है कि जब कोई वस्तु पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके दृश्यमान प्रकाश उत्सर्जित करती है तो ये किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो साथियों, ये आपका हो जाएगा किसका, फ्लोरेसेंस। किसका हो जाएगा, फ्लोरेसेंस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए, आप लोगों को ना फ्लोरेसेंस के बारे में बताते हैं, फिर आपको क्वेश्चन ना खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, फ्लोरेसेंस को ना साथियों एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से, तो इसको अदीप्त के नाम से जानते हैं। अब बताइए, अदीप्त किसको बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि अदीप्त उस उपकरण को कहेंगे या फिर उसको कहेंगे जो क्या करता है, दूसरे की सहायता से, यानी दूसरे के प्रकाश की सहायता से जो चमकता है साथियों, उसको क्या बोलते हैं, अदीप्त बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि जब कोई वस्तु पराबैंगनी किरण यानी पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर रहा है, अवशोषित करके वो चमक रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अदीप्त हो जाएगा साथियों। जैसे में हमारा प्यारा चंदा मामा जो है, जो चंदा मामा, ये भी आपका क्या है साथियों, अदीप्त का उदाहरण है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके बाद एक के बाद दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने में कि मानव शरीर की रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन रहित रक्त किस भाग में जाता है। बताइए कि मानव शरीर की रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन रहित, एक होता है ऑक्सीजन सहित, एक होता है ऑक्सीजन रहित। ऑक्सीजन रहित का मतलब यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है साथियों। ऑक्सीजन रहित रक्त किस भाग में जाता है। क्या साथियों, लीवर में जाता है, या फिर दाहिना अलिंद में जाता है, या फिर बायां निलय में जाता है, या फिर साथियों दाहिना निलय में जाता है। देखिए, हमारा जो हृदय है ना साथियों, हमारा हृदय जो है जो पंप करने का काम करता है, इसमें कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। इस बात को आप जानते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीले होता है साथियों। इस बात को आप जानते हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए, क्या बोला है कि मानव शरीर में रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होने से मुराद है कि वो आपका अशुद्ध रक्त होगा साथियों। कौन सा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। अब आप देखिए, एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि आपके शरीर में अशुद्ध रक्त किधर रहेगा। देखिए, जिधर आपका हृदय है ना साथियों, आपके शरीर में जिधर हृदय है उधर शुद्ध रक्त है। इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे हृदय आपका किधर है, बायां साइड है, इसका मतलब है कि बायां तरफ आपका हृदय का बायां तरफ शुद्ध रक्त, और जिधर आपका हृदय नहीं है उधर अशुद्ध रक्त, यानी दाहिना तरफ अशुद्ध रक्त होगा साथियों। तो देखिए, बोला है कि अशुद्ध रक्त किस भाग में होगा, तो वो आपका हो जाएगा साथियों दाहिना नीले में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, दाहिना नीले में हो जाएगा साथियों। इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे, इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 2 का आंसर हो जाएगा डी। चलेंगे बढ़ेंगे इसके बाद 2 के बाद तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए, तीसरा प्रश्न आपका है कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के केंद्र में नहीं गिरता है, इसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि आपका केंद्र में क्या होता है साथियों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। किसी भी परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना साथियों, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी केंद्र में नहीं गिरता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्ष में घूमते रहता है। कौन, आपका इलेक्ट्रॉन कक्ष में घूमते रहता है। ये सवाल बोला है कि ये जो इलेक्ट्रॉन कक्ष में घूमते रहता है, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी केंद्र में क्यों नहीं गिरता है। आपको इसका आपको जवाब देना है साथियों कि आपका केंद्र में क्यों नहीं गिरता है। क्या साथियों, उसका भार बहुत कम है इस वजह से, या फिर वो अस्थायी कक्ष में इस वजह से, या फिर अपकेंद्रीय बल की वजह से, या फिर साथियों क्वांटम ऊर्जा स्तर की वजह से। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या क्वांटम ऊर्जा स्तर की वजह से ही, क्वांटम ऊर्जा स्तर की वजह से ही इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में साथियों, वो आपका केंद्र में नहीं गिरता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 3 के बाद चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके सामने है साथियों, बोल रहा है कि पौधों में जाइलम किस दिशा में जल का परिवहन करता है। देखिए, पौधों में ना एक आपका होता है जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम।
एक होता है आपका साथियों जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों आपका क्या उत्तक है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और कैसा उत्तक है, तो ये दोनों आपका ना जटिल उत्तक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कैसा उत्तक साथियों, जटिल उत्तक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जाइलम जो है साथियों ये पौधों में ना जल के वहन के लिए, किसका, जाइलम किसके वहन के लिए, पौधों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। और फ्लोएम जो ना साथियों ये पौधों में भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। अब सवाल पूछा है कि जल का परिवहन किस दिशा में होता है, तो आप खुद से इमेजिन कीजिए कि जल कहाँ पे होता है साथियों, जड़ से, यानी जो रूट होता है ना, रूट से जल को एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर लेके जाता है, किधर, ऊपर की ओर ले जाता है। तो आप बताइए क्या नीचे से ऊपर की ओर होगा या ऊपर से नीचे की ओर होगा या दोनों दिशाओं में या फिर केवल पत्तियों तक। तो साथियों देखिए रूट जो है वो आपका जाइलम क्या करता है, रूट से जल को लेकर के ऊपर की ओर लेके जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, नीचे से ऊपर की ओर, इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा। लेकिन ये पूछता अगर कि जरा साथियों बता दीजिए कि भोजन जो है, भोजन का वहन किधर होता है, तो ध्यान रखिएगा वो आपका पत्तियों से लेकर के नीचे तक, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होता है उस सवाल का जवाब। फिलहाल इस सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सब बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न आपका है कि शरीर में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग है। आपके शरीर में हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है साथियों, क्या आपका सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा या फिर साथियों थैलेमस। बताइए फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए आप लोग को बताते चलें कि हमारा हृदय ना 1 मिनट में कितना बार धड़कता है साथियों, 70 से 72 बार धड़कता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा किसका धड़कता है, तो चूहा का धड़कता है साथियों, ठीक है। तो कितना बार, 70 से 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी छोटा ही सवाल है लेकिन पूछ दिए जाते हैं साथियों। तो देखिए क्या बोला है कि हृदय का धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग। तो पहले यहाँ से ये जान लीजिए कि ये जो हृदय का धड़कन है ना साथियों, ये आपका कैसा क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना कैसा क्रिया है साथियों, अनैच्छिक क्रिया है। और आप जानते हैं कि अनैच्छिक क्रिया को आपका कौन, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि उसको कौन कंट्रोल करता है साथियों, जितने सारे भी अनैच्छिक क्रिया है उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। कौन साथियों, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे छींक आ जाना, पलके झपकना, आपका जैसे हृदय का धड़कन हो गया साथियों, ये सभी क्या आपका अनैच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया को आप नोट कर लीजिएगा कि जितना सारे भी अनैच्छिक क्रिया है ना साथियों, उसको कौन कंट्रोल करने का काम करता है, तो आप ध्यान रखिएगा उसको मेडुला, जितने भी अनैच्छिक क्रिया उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा उसको कंट्रोल करता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। बोलिए आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही से समझ पा रहे कि नहीं पा रहे आप लोग साथियों। चलिए 5 के बाद बढ़ेंगे 6ठा प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 6 आपके सामने में है कि किसी गैस का तापमान 0 केल्विन पर पहुंचने पर कणों की गति कैसी होगी। देखिए क्या बोला, 0 केल्विन बोला, यानी 0 केल्विन में पहुंचने पर। तो 0 केल्विन बराबर आप इसको अगर सेल्सियस में लिखिएगा ना साथियों, ये आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है साथियों, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ दिए जाते हैं कि 0 डिग्री जो केल्विन होता है ना, 0 डिग्री केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस। और इसी को बोला जाता है कौन सा तापमान, फटाफट आप लोग बता दीजिए। इसी को बोला जाता है परम शून्य ताप। क्या साथियों, परम शून्य ताप इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परम शून्य ताप। -273.15 या फिर आपका -273 ही लिखा रहता है। ये आपका कौन सा ताप होता है, परम शून्य ताप होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो बताइए कि किसी गैस का तापमान 0 केल्विन, इसका मतलब परम शून्य तापमान पर होगा। तो बताइए कि उसका कणों की गति कैसी होगी। तो क्या कणों की गति बहुत तेज होगी साथियों, या फिर सामान्य होगी, या फिर बहुत धीमी होगी, या फिर साथियों पूरी तरह रुक जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कणों की गति जो है ना साथियों, वो आपका पूरी तरह रुक जाएगी, क्योंकि तापमान कितना है, 0 केल्विन। और इसी को क्या बोला जाता है, परम शून्य ताप बोला जाता है। और परम शून्य तापमान पर पहुंचने पर कणों की गति क्या होता है, बिल्कुल भी रुक जाता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। बोलिए आप लोग सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। चलिए 6 के बाद पढ़ेंगे 7वां प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मुख्य उदाहरण क्या है। बताइए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मुख्य उदाहरण क्या है। क्या आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल मुख्य उदाहरण है, या फिर साइटोप्लाज्म है, या फिर एंजाइम है साथियों, या फिर न्यूक्लियस है। तो देखिए फोटोसिंथेटिक जो है ना साथियों, ये फोटोसिंथेसिस, ये आपका क्या है, जिसको प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया साथियों, जिस प्रक्रिया से क्या करता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। और आपका फोटोसिंथेसिस होने के लिए ना कौन सा पिगमेंट का होना जरूरी है, तो आपका किसका साथियों, क्लोरोफिल का होना जरूरी है। किसका, क्लोरोफिल का होना बिल्कुल जरूरी
जरूरी है साथियों। जब क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तो आपका फोटोसिंथेसिस होगा, यानी इसलिए क्लोरोफिल को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है साथियों। इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न आपका है कि ओजोन परत सूर्य की किन किरणों को रोकने में सहायता होती है। बताइए, जो ओजोन लेयर है ना साथियों, ओजोन लेयर जो है वो सूर्य की किन किरणों को रोकने में सहायता होती है? क्या वो अवरक्त किरणों को, या पराबैंगनी किरणों को साथियों, या माइक्रोवेव को, या फिर रेडियो को? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग को कुछ बातें और बता देते हैं। ये जो आपका ना ओजोन परत है ना साथियों, ये ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका समताप मंडल में। कहाँ पे साथियों? समताप मंडल में पाया जाता है। आपका जो वायुमंडल जो है ना, ये 5 मंडलों में बटा हुआ है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिन मंडल। तो इन 5 मंडलों में से समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये ओजोन परत सूर्य से कौन सी रोशनी को रोकने में सहायता करता है? तो ये आपका पराबैंगनी किरणों को, किसको? पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करता है। कौन साथियों? ओजोन परत करता है। और ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेरा एक दोस्त का आज बर्थडे है साथियों, आप सभी साथी उसको एक बार बर्थडे विश कर दीजिए। उसकी ज़िंदगी में आगे और भी बहुत सारी सफलताएं आए, आप लोग विश कर दीजिए। चलिए 8 के बाद बढ़ेंगे 9वां प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 9 है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बताइए, पानी का घनत्व अधिकतम कितने में होता है साथियों? क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, या 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर साथियों, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर? देखिए आपने एक बात ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस, फिर 4 डिग्री सेल्सियस से आगे। तो देखिए 0 से ना 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने में ना, यहाँ पे ना पानी का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है साथियों? पानी का घनत्व बढ़ता है। फिर 4 से ऊपर जाने पर पानी का घनत्व क्या होता है साथियों? कम होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक अगर बात करें कि पानी का घनत्व सबसे अधिक कितना में हो जाता है, तो आपका कितना में साथियों? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, इस पर पानी आपका उबलना शुरू होता है। यानी इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा साथियों, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 9 के बाद बढ़ेंगे 10वां प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्या साथियों कार्बन है, या हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या फिर कैल्शियम है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में ना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 10 के बाद बढ़ेंगे 11वां प्रश्न की ओर। देखिए 11वां प्रश्न आपका है कि जब कोई वस्तु नमी में लोहे से जुड़ती है और उसमें जंग लगती है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है साथियों? क्या आपका अपचयन अभिक्रिया है, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है? फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है साथियों। तो देखिए आपका क्या होता है ना कि लोहा में आपका जंग लगने का मतलब उसमें क्या होता है? आपका ऑक्सीजन जुड़ता है साथियों। क्या जुड़ता है उसमें? ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऑक्सीजन जुड़ करके वो आपका क्या बना देता है? वो आपका बना देता है Fe2O3, यानी फेरस ऑक्साइड बना देता है। यानी लोहे में ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड। और यही आपका किसका सूत्र है साथियों? यही आपका जंग का सूत्र है। और कभी कभी जंग का सूत्र भी आपको पूछ देता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब बताइए, लोहा के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, और आप जानते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। कैसा साथियों? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। और एक ये भी ध्यान रखिएगा कि लोहे में अगर जंग लगता है ना साथियों, तो उसका भार जो होता है, भार, लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या हो जाता है? वो आपका बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार साथियों बढ़ जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न की ओर। देखिए 12वां प्रश्न है
कि किसी बल्ब की शक्ति यानी वाट को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाया जाता है। देखिए आपको ना बल्ब की शक्ति को बढ़ाना है, वाट को बढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या बढ़ाइएगा? क्या साथियों वोल्टेज को बढ़ाइएगा या फिर रेजिस्टेंस को बढ़ाइएगा या करंट को बढ़ाइएगा या विद्युत ऊर्जा को? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी बल्ब का अगर आपको शक्ति बढ़ाना है साथियों तो उसके लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? करंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी करंट जिसको विद्युत धारा बोलते हैं साथियों उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 13 है आपका कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। बताइए, पहले तो ये बता दीजिए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह नामक रोग जिसको डायबिटीज़ कहते हैं वो होता है साथियों। अब बोला है कि किस ग्रंथि से निकलता है, तो क्या आपका ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है या थायराइड ग्रंथि से या अग्नाशय ग्रंथि से या फिर एड्रिनल ग्रंथि से? तो साथियों आपका जो इंसुलिन हार्मोन है ना वो आपका अग्नाशय ग्रंथि से, कौन सा ग्रंथि से? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। और अग्नाशय ग्रंथि के कौन सा सेल से? तो लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा सेल से। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, कौन सा सेल से साथियों? अगर कभी पूछ दे कि अग्नाशय ग्रंथि के कौन सा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है तो ध्यान रखिएगा वो आपका बीटा सेल हो जाएगा इस सवाल का जवाब। यानी बीटा सेल से क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप इसी के बारे में एक बात और जान लीजिए कि आपका जो अग्नाशय ग्रंथि है ना साथियों ये आपका मिश्रित ग्रंथि है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ना सीधे कभी कभी पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। चलिए 13 के बाद बढ़ेंगे 14वां प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 14 आपका है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। बताइए प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? इन चारों ऑप्शनों में से क्या जल में सबसे अधिक या कांच में सबसे अधिक या वैक्यूम जिसको निर्वात में सबसे अधिक या फिर वायु में सबसे अधिक? साथियों ध्यान रखिएगा इन चारों ऑप्शनों में अगर देखिएगा तो प्रकाश की गति ना निर्वात में सबसे अधिक होगा। किसमें? निर्वात में सबसे अधिक होगा। और बहुत लॉलीपॉप सवाल था साथियों, बहुत आसान सवाल था। बस आपको प्यार से इतना बता देना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, आप साथ ही बता दीजिए। अगर आप बता देंगे तो लगेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और आपको जो कमेंट बॉक्स में पूछे उसको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। चलिए 14 के बाद बढ़ेंगे 15वां प्रश्न की ओर। देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने आ गया फटाफट कि रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित किरणों में सबसे अधिक प्रवेश शक्ति किसकी होती है। देखिए अधिक प्रवेश शक्ति बोले या फिर क्या बोले साथियों? भेदक शक्ति। प्रवेश शक्ति बोले या फिर भेदक शक्ति बोले साथियों एक ही बात है। भेदक शक्ति का मतलब यानी जो छेद करने का शक्ति किसमें सबसे अधिक होगा? क्या आपका अल्फा में होगा या बीटा में होगा साथियों या फिर गामा में होगा या एक्सरे में होगा? तो आपको बताना है कि अल्फा बीटा गामा में सबसे अधिक प्रवेश शक्ति किसका होता है। तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, आपको लिखा दे रहे हैं कि भेदक शक्ति के हिसाब से सबसे अधिक गामा में होगा, फिर साथियों आपका बीटा में होगा, फिर साथियों आपका अल्फ़ा में होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। यानी भेदक के हिसाब से सबसे अधिक किसमें? गामा, उससे कम बीटा और उससे कम आपका क्या हो जाएगा? अल्फ़ा में साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बोला था सबसे अधिक, तो सबसे अधिक गामा का ऑप्शन कहाँ है? तो गामा का ऑप्शन आपका ऑप्शन सी में है साथियों। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी सब बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 15 के बाद बढ़ेंगे 16वां प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 16 है कि एटीपी को किसके रूप में जाना जाता है। क्या एटीपी को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है या ऊर्जा की इकाई में या फिर कोशिका का कंकाल के रूप में या फिर कोशिका की झिल्ली के रूप में? फटाफट बताइए साथियों कि एटीपी को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए एटीपी को ना वो ऊर्जा की इकाई के रूप में, किसके साथियों? ऊर्जा की इकाई के रूप में जाना जाता है। और इसका ना एटीपी का पूरा नाम भी पूछता है तो आप लिख लीजिएगा। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या साथियों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ना ये भी कभी कभी पूछ देते हैं कि बताइए एटीपी का पूरा नाम क्या है, ये भी पूछ दिए जाते हैं। और साथियों ये आपका कहाँ पे रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। और आनुवांशिक पदार्थ की बात करें तो आनुवांशिक पदार्थ कोई और नहीं बल्कि कौन होता है साथियों? डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। साथियों इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे इसके बाद 16 के बाद 17वां प्रश्न की ओर। देखिए 17वां प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 17 कि वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत
में कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सी गैस पाई जाती है? क्या साथियों ऑक्सीजन पाई जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन? देखिए साथियों सवाल आसान है और बच्चे तो इसको आसानी से जवाब दे देंगे, लेकिन आपको ये बताना है, देखिए आंसर तो नाइट्रोजन होगा साथियों, बस आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन तो है लेकिन कितना प्रतिशत पाया जाता है नाइट्रोजन वायुमंडल में, आपको ये बताना है। और साथ में देखिए इसको सबको याद रखिएगा, लेकिन बच्चा इग्नोर क्या करेगा कि अक्रिय गैस सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक कौन सा अक्रिय गैस, सबसे अधिक कौन सा अक्रिय गैस आपका वायुमंडल में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आर्गन, और आर्गन कितना साथियों? लगभग 0.93%। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पूछे कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है तो आपका आर्गन हो जाएगा, और कितना साथियों? 0.93%। इसको आप ध्यान रखिएगा। आपको फिलहाल नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है, और इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 17 के बाद बढ़ेंगे 18वां प्रश्न की ओर। देखिए 18वां प्रश्न है कि मिर्गी का दौरा किस अंग की असामान्य क्रिया के कारण होता है? देखिए मिर्गी का दौरा होता है कभी कभी, तो मिर्गी का दौरा ना किस अंग की असामान्य क्रिया के कारण होता है? क्या हृदय, या फिर साथियों किडनी, या फिर मस्तिष्क, या फिर साथियों यकृत? तो आप ध्यान रखिएगा, जिस मिर्गी का दौरा ना किस अंग की, तो आपका मस्तिष्क। किसका साथियों? मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन है ना, ये ब्रेन की असामान्य क्रिया के कारण ही क्या होता है? कभी कभी मिर्गी का दौरा पड़ता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़े तो बहुत सारा घरेलू नुस्खा है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सा घरेलू तरीका अपनाया जाता है मिर्गी का दौरा को खत्म करने के लिए। साथियों आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर। देखिए 19वां प्रश्न है कि विद्युत करंट द्वारा जल का अपघटन क्या कहलाता है? देखिए जल आपका होता है H2O, इसको आपको अपघटित करना है। तो कैसे अपघटित करना है? करंट पास करके, यानी आप करंट पास करके क्या कर रहे हैं? इसको अपघटित कर रहे हैं, यानी तोड़ रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या इसको गैल्वेनाइजेशन कहेंगे, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, या फिर रेडॉक्स कहेंगे साथियों, या फिर जलयोजन कहेंगे? तो देखिए विद्युत करंट द्वारा अगर विद्युत करंट द्वारा अगर क्या किया जाता है साथियों, अगर क्या यानी जल का अपघटन किया जाता है तो आपका इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अलावा कभी कभी क्या होता है ना, अगर उष्मा द्वारा अपघटन हो साथियों, तो उस अपघटन को क्या बोलेंगे? अगर उष्मा द्वारा अपघटन हो तो कौन सा अपघटन कहेंगे? उष्मा द्वारा अपघटन को उष्मीय अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? उष्मीय अपघटन। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। जल आपका देखिए आपका विद्युत करंट द्वारा अपघटन तो इलेक्ट्रोलिसिस, उष्मा द्वारा अपघटन तो उष्मीय अपघटन। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे इसके बाद 19 के बाद बढ़ेंगे 20वां प्रश्न की ओर, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। बताइए आप लोग कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अंग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अंग में स्रावित होता है? क्या साथियों यकृत में होता है, या आमाशय में होता है, या छोटी आंत में होता है, या बड़ी आंत में होता है? इस सवाल का आप लोग जवाब दिए साथियों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl जो होता है वो आपका किस अंग में स्रावित होता है? तो साथियों ये आपका हो जाएगा आमाशय में। किसमें? आमाशय में स्रावित होता है साथियों। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ना इसको कीटाणुनाशक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कीटाणुनाशक के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों सर? तो देखिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि आप सभी प्रिय छात्रों को ना फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, और आप लोग जो फास्ट फूड खाते हैं तो उसमें देखिएगा वो आपका जो फास्ट फूड बेचने वाला होता है मैक्सिमम नाला सबके ऊपर बेचता है, जिस वजह से उसमें बहुत सारा कीटाणु वगैरह उसमें रहता है, लेकिन आप उसको खा लेते हैं साथियों, फिर भी आप बीमार नहीं पड़ते हैं। रीज़न ये होता है कि आपके आमाशय में जो HCl होता है ना, वो HCl क्या करता है? कीटाणु को ना मार देने का काम करता है, और आपको कुछ नहीं होता है। साथियों इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? ये 20 सवाल आप लोगों को कैसा लगा साथियों? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, और मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है साथियों? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।